हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री के चैप्टर 2 को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि आखेट मतलब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आखेट मतलब शिकार को कहते हैं आखेट। तो किस तरह से वो पुराने टाइम में आदि मानव जो है आखेट करके खाद्य संग्रह क्या करते थे, अपने भोजन इकट्ठा क्या करते थे, शिकार करके जगह जगह घूम करके। तो वही कहा जा रहा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। किसे कैसे वो लोग अपना भोजन उत्पादन खुद से करने लग गए, एक जगह पर रह करके वो भोजन उत्पादन करने लग गए। तो आज इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से अब आदिमानव आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन करने लग गए। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर शुरू होता है एक तुषार नाम के लड़के से, जो कि रेल यात्रा कर रहा होता है। एक तुषार रेल यात्रा कर रहा होता है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूट रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू कर दी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे कहा जा रहा है, तुषार जो रेल यात्रा कर रहा होता है, वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है। और रेल में जब वो बैठता है तो उसे खिड़की वाली सीट मिल जाती है। आप लोग भी जब कभी रेल की यात्रा करते होंगे तो खिड़की वाली सीट के लिए जोर देते हैं कि हमें खिड़की वाली सीट मिल जाए, क्योंकि वहाँ से हमें नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। बाहर का नज़ारा दिखता है, खेत खलिहान दिखते हैं, हवा आती है। तो उसने भी खिड़की की सीट मिल गई और वहाँ बाहर का नज़ारा देख रहा था, किस तरह से घर, खेत खलिहान पीछे छूटते जा रहे, रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है और नज़ारे सारे पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसे कंधे पे हाथ रख करके कहा कि पता है, मात्र 150 साल पहले से रेल यात्रा शुरू हुई थी। तो जब उसके चाचा ने कहा कि 150 साल पहले से रेल यात्रा शुरू हुई थी, तो सोचने लग गया कि जब 150 साल पहले से रेल यात्रा शुरू हुई है, तो आखिर लोग इससे पहले कैसे यात्राएं करते थे? रेल यात्रा नहीं थी तो लोग कहाँ कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे? क्या वे एक ही जगह पर रहा करते थे या फिर जाया नहीं करते थे दूसरी जगह? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आज हम जहाँ पे हैं वहाँ नहीं हो पाते। पुराने लोगों ने विकास किया अपने जीवन में, तभी आज हम यहाँ पे हैं। तो ज़रूर यात्राएं करते थे, और ऐसा नहीं था हम जितनी यात्राएं अभी एक जगह से दूसरी जगह जाने में करते हैं, भले हम जल्दी पहुंच जाते हैं, उनको वक्त लगता था जाने में, लेकिन वो यात्राएं करते थे। यात्राएं नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते अपनी लाइफ को, तो वो कैसे आज हम जहाँ पे हैं सब पुराने लोगों की देन की वजह से, कि उन्होंने खोज की, उन्होंने विकास किया, धीरे धीरे अपने लाइफ में उन्होंने बदलाव लाया, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। यहाँ पे कहा जा रहा है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? अब आरंभिक मानव के बारे में कहा जा रहा है कि जब वे इधर उधर घूमते थे तो आखिर वे क्यों घूमा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट संग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रह रहे हैं। 20 लाख साल पहले, समझ रहे हैं ना, बहुत साल पहले। तो उन्हीं 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उन्हें ही हम आखेट खाद्य संग्रह कहते थे। उस वक्त में लोग जो है अपने भोजन के लिए शिकार क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और शिकार करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, इसीलिए उनका नाम आखेट खाद्य संग्राहक रख दिया गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। वह जब इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे मैंने बताया, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फिर उन्हें मारते थे, फिर उन्हें खाते थे, फल कंदमूल इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। अच्छा, जरा सोचिए,
वो आखिर खाद्य संग्राहक जो हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जंगल से दूसरे जंगल अपने खाद्य के लिए, अपने भोजन के लिए घूमते रहते थे। वो आखिर क्यों घूमते थे? उनके घूमने का क्या कारण था? एक ही जगह क्यों नहीं रहते थे वो? जैसे हम अभी रह रहे हैं, हम एक ही जगह पे रहते हैं, हम तो नहीं जाते अपने भोजन की तलाश में जगह जगह, लेकिन वो क्यों जाते थे? तो उसके बहुत सारे कारण थे और इन कारणों को यहाँ हमें बताया गया है कि उनके इधर उधर जाने के क्या कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो क्या था कि जब वो एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे तो वहाँ के जितने पेड़ पौधे होते थे, जहाँ जितने फल होते थे, जितने जानवर होते थे उधर के, सबको मार करके, सारे फलों को खा करके, सारे पेड़ पौधे जितना उनका खाने का जो कंदमूल मिलता था सब खत्म कर देते थे। फिर उनके लिए कुछ बचता नहीं था। आज की तरह उस समय के लोगों को उगाना नहीं आता था कि कुछ भी खा रहे हैं तो फिर उसे उगा भी रहे हैं तो फिर से हमें वो मिल जाएगा, नहीं, जो मिला उसे खा लिया, ख़त्म हो गया, फिर चलो अब दूसरी जगह चलो, यहाँ ख़त्म हो गया अब हम दूसरी जगह चलते हैं। अभी भी घुमंतू भोटिया होते हैं ना, घुमंतू भोटिया अभी भी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह जाते हैं वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं, फिर वहाँ से भी दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही था, एक जगह पे वो सब कुछ खा के ख़त्म कर देते थे और फिर वो दूसरी जगह जाया करते थे उसी भोजन की तलाश में। अब दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ फल कंदमूल इकट्ठा नहीं करते थे, शिकार भी करते थे। एक तो ये कारण हो गया कि चलो एक जगह पे ख़त्म कर दिया तो चले गए। दूसरा कारण ये भी हुआ होगा कि जब जानवर जो हैं वो भी अपने चारा के लिए, वो भी कुछ खाते होंगे, वो भी अपने चारे के लिए या फिर शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे मानव के केस में था कि उन्हें एक जगह खत्म हो जाता था, उनके लिए भी होता था एक जगह उनका चारा खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह जाते थे। तो जब मानव उन जानवरों का शिकार करते थे तो उनके पीछे पीछे लग जाते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे उनके पीछे पीछे चले जाते थे ताकि उनका शिकार कर सकें। तो ये भी एक कारण था कि मवेशी जो हैं या जो फिर जानवर हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपने चारा के लिए जाते थे और मानव भी उनके पीछे पीछे लग जाते थे उनका शिकार करने के लिए। तीसरा कारण देखते हैं हम। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज हम उगाने लग गए हैं गेहूँ, धान उगाने लग गए हैं, दाल उगाने लग गए हैं, हर चीज़ उगाने लग गए हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त में भी पेड़ों में जो है, पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में, जैसे कि आज के टाइम पे आम जो है गर्मियों में उगता है, हमें ठंड में नहीं मिलता है, तो क्या वो बस गर्मी में, तो हमारे लिए ठंड में जो है अलग फल होते हैं। उसी तरह अगर उन्हें एक जगह पे कोई फल मिलता था तो फिर अगर उन्हें दूसरा मौसम चेंज हो गया फिर उन्हें तब भी फल चाहिए, तो ऐसा नहीं था कि वो उसी जगह पर पे रहेंगे, दूसरी जगह पे कोई और फल रहा होगा दूसरे टाइम पे, तो वो ऐसे जगह पे तलाश करते थे और ऐसे जगह पे जाया करते थे जहाँ पे उन्हें वो फिर उसकी अपेक्षा कोई दूसरा फल मिल जाए। तो तीसरा कारण हमने देख लिया। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आपको पता है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, तो लोग सिर्फ भोजन जहाँ मिलता था वैसे जगहों पे नहीं रहते थे। मैंने बताया कि नदियों के किनारे क्यों लोग बसने लग गए थे, पिछले चैप्टर में बताया था ना मैंने कि नर्मदा नदी के किनारे बस रहे थे लोग। क्यों बस रहे थे? क्योंकि उस टाइम पे लोगों को पानी जहाँ होता था वहाँ जाना होता था। तो कई जगहों पे तो पानी, कई जगहों के नदियों में और झीलों में तो पानी कभी सूखते नहीं थे, लेकिन अगर ऐसी जगह पे अगर वो रहते हैं जहाँ का पानी सिर्फ बारिश के बाद ही वहाँ पे पानी मिल पाता था और बारिश के मौसम के बाद वहाँ पे पानी सूख जाया करता था वहाँ की नदियों झीलों में, तो फिर उन्हें दूसरी जगह की तलाश करनी होती थी जहाँ पे कि उन्हें पानी मिल सके और उनके लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो इसलिए चौथा कारण ये हो गया कि वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। अब तो हमने देख लिया कि आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब हम देखेंगे कि आखिर आरंभिक मानव के बारे में हम कैसे जानते हैं। इसके बारे में कुछ तो मैंने पिछले भी चैप्टर में बताया था कि हम कैसे जान पाते हैं।
हमने तो पिछले चैप्टर में देखा था कि वो पांडुलिपियाँ और क्या कहते हैं अभिलेखों के माध्यम से हमने देखा कि हम कैसे मतलब पता लगाते थे राजा महाराजा। लेकिन आरंभिक मानव उस वक्त तो कुछ लिखने का उपलब्ध नहीं था, कुछ भी पुस्तकें नहीं थी, उन्हें लिखना नहीं आता था। तो उस समय के बारे में हम कैसे जान पाते थे, उन आरंभिक मानव के बारे में हमें कैसे पता लगा, हम यहाँ पे ये देखेंगे। चलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खास संग्रह के लिए किया करते थे। यह संभव है लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो पुरातत्वविद मैंने बताया था, पुरातत्वविद वो होते थे जो इतिहास की चीज़ों जो भी उन्हें मिलती थी उनसे वो पता लगाते थे, उनके फिर पीछे पड़ जाते थे। मैंने बताया था ना किस तरह से उनको कुछ भी अगर इमारत मिलती है या फिर कोई पत्थर मिलते हैं या फिर कोई औजार मिलते हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं, फिर वो कब कब किए हैं, किस लिए प्रयोग किए जाते थे, इन सबको वो पता लगाते थे। तो यही पुरातत्वविद ही पता लगाते हैं अभी भी। तो ऐसा था कि यह संभव है लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए ही होंगे उस टाइम पे आरंभिक मानव ने अपने उपयोग के लिए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। उनमें से कुछ औजार जो थे उनका प्रयोग जो है फल फूल काटने, किन्हीं दूसरे का प्रयोग हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जब वो फल कंदमूल इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, बस ऐसे ही तो नहीं खा जाते थे ना, उन्हें पूरा का पूरा नहीं खा जाते थे, उन्हें काटते होंगे, जानवरों का तो मांस काटते होंगे, उनकी खाल उतारते होंगे। तो इसके लिए वो लोग पत्थरों के औजार बनाते होंगे, लकड़ियों हड्डियों के औजार बनाते होंगे। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और कुछ औजार जो होते थे पत्थरों के या हड्डियों के, तो उनके पीछे में जो है वो हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले जैसा बाण और जैसे हथियार तैयार करते थे। जैसा कि आपने पुराने महाभारत सब में अगर देखा होगा तो देखा होगा भाला वो यूज़ करते थे उस टाइम पे किस तरह शिकार के लिए। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं और कुछ औजार जो होते थे उनसे लकड़ियाँ काटते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ियाँ तो काटते थे वो कुछ औजार से, लेकिन उस लकड़ियों का भी क्या प्रयोग था कि उस लकड़ियों से वो ईंधन के लिए उपयोग करते थे, आग जलाने के लिए प्रयोग करते होंगे, खाना बनाने के लिए, साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी करते थे। अब यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये दो तरह के पत्थर के औजार यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो ये पत्थर का औजार दिखाया जा रहा है इस बाईं तरफ में, यहाँ ये इस पत्थर के औजार का प्रयोग इंसान यहाँ पे जड़ों को खोदने के लिए क्या करते थे। ठीक है, तो इस पत्थर का प्रयोग जड़ों को खोदने के लिए देख रहे हैं कैसे खुदाई कर रहे हैं इस पत्थर से, इसके लिए प्रयोग करते थे। और दाईं तरफ जो आपको औजार दिख रहा है, यहाँ पे इस औजार का प्रयोग जानवरों के खाल से जो वस्त्र बनते थे ना उनको सिलने के लिए क्या करते थे। जानवरों के खाल से जो है वस्त्र बनाए करते थे जो उस टाइम पे, उस वस्त्रों को सिलने के लिए इस औजार का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा रहने की जगह निर्धारित करना। अब तो देख लिया कि वो हमें पता कैसे चला कि वो कैसे मतलब कि उनके बारे में हमें कैसे पता चला। अब देखेंगे कि रहने की जगह उन्होंने कैसे अपने लिए निर्धारित की कि कहाँ रहना है, कहती है कितने दिन तक रहना है। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिला है। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखिर तक खाद्य संग्रह करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है मानचित्र 2 में जितने भी लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं हमें उनको ढूंढना है। तो ये लाल त्रिकोण वाले स्थान वो स्थान थे जहाँ पे आरंभिक आखिर तक खाद्य संग्राहक मानवों के होने का प्रमाण मिला, यानी सबसे आरंभिक मानव के प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे जो मानचित्र में हमें लाल त्रिकोण दिखाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे पाए गए थे, और भी कई जगहों पे पाए गए थे, लेकिन यहाँ मानचित्र में हमें कुछ गिने चुने जगहों के बारे में ही बताया गया है और कुछ नदियों और झीलों के किनारे पे भी पाए गए हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया का मैप दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप जल्दी से लाल त्रिकोण वाले स्थानों को ढूंढ लीजिए।
जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लाल त्रिकोण वाला एक यहाँ हमें दिखा है भीमबेटका के पास, एक हमें यहाँ दिख रहा है कुरनूल गुफा में, और एक यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हुंसगी जैसा कुछ है लिखा हुआ, और तो कहीं नहीं पे है ना, यहीं पे है, यही तीन है। तो ये भीमबेटका जैसे यहाँ देख रहे हैं नर्मदा नदी, मैंने पिछले भी चैप्टर में बताया था आपको, ये मध्य प्रदेश राज्य के आसपास का इलाका वही है, मध्य प्रदेश राज्य में ये भीमबेटका की गुफा भी पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ये कुरनूल गुफाएं ये आंध्र प्रदेश राज्य, इस एरिया में आंध्र प्रदेश आता है, तो सीधे आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ होगा। इसी तक ये साउथ का इलाके में ही ये दोनों आ जाएंगे, गोवा के साइड में है ये। तो ये लाल त्रिकोण वाले हमने देख लिए भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुंसगी। यहाँ से आरंभिक खाद्य संग्राहक मानव का हमें पता लगा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाल त्रिकोण वाले ही हमें नहीं दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर शेप में, ब्लू शेप में हैं, कुछ ग्रीन शेप में, राउंड शेप में हैं, और कुछ स्टार शेप में हैं, कुछ और भी हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्रिकोण पाषाणिक पुरास्थल के लिए है, और ये जो ब्लू कलर का स्क्वायर शेप में देख रहे हैं आप, ये नव पाषाणिक पुरास्थल है, यानी कि जो पुरा पाषाणिक के बाद जो आए होंगे नव पाषाणिक पुरास्थल वो थे, और ये ग्रीन वाले जो हैं ये महापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि पुरा पाषाणिक पुरास्थल, नव पाषाणिक, महापाषाणिक, आपको लग रहा होगा ये क्या है, इसके बारे में तो मैंने आपको नहीं बताया, तो चिंता मत करिए, आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो है पर्पल कलर का जो है ये आरंभिक गांव थे, और ये स्टार जो है ये आधुनिक नगर, जब नगर रहने होने लग गए। तो ये कुछ ब्लू वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुल्डी हवा है, ये महागढ़ा है, चिरांद, ये सब तो बिहार का इलाका है, ये दावजली, हुडिंग, ये बुरजहोम, तो जम्मू कश्मीर के पास का लग रहा है, ये मेहरगढ़ इस तरफ पाकिस्तान में। तो कुछ ये सब हमने देखा। यहाँ पे लिखा है भीमबेटका के बारे में, देखिए लिखा है ना, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास है। तो आपने देखा कि यहाँ भीमबेटका के बारे में लिखा है कि ये मध्य प्रदेश में है। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो लोग तो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह अपने मतलब अपने भोजन के लिए, अपने शिकार के लिए, ऐसे जगहों को भी वो ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि उनसे वो अच्छे अच्छे औजार बना सके और अपने शिकार कर सके और भी अन्य कार्यों के लिए उनका उपयोग कर सके। यहाँ पे एक शैल्य चित्रकला है। शैल्य चित्रकला यानी कि पत्थरों पर ये चित्रकला होती थी। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक मानव जैसा यहाँ पे कुछ बना हुआ है, और ये पकड़ रहा है एक जानवर को, शिकार को। तो ये एक मानव यहाँ पे शिकार करता हुआ यहाँ दिखाया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं, आज भी मिलते हैं। बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें हमें चित्र मिले हुए हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पुरास्थल। तो पुरातत्वविद के बारे में तो हमने पढ़ा, पुरातत्वविद क्या थे। पुरास्थल भी वही थे जहाँ से हमें पुराने औजार, बर्तन, इमारतें जैसे कुछ भी अवशेष मिलते थे, जिन्हें पुरातत्वविद ढूंढते थे, फिर उनका पता लगाते थे। तो पुरास्थल वही हैं जहाँ से हमें पुराने औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग उस वक्त में अपने काम के लिए क्या करते थे। तो पुरास्थल वही जगह है जहाँ से हमें पुराने औजार, पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा आग की खोज। हाँ, तो आज हम खाना बनाते हैं, हमें पता है आग के बारे में, लेकिन जब आरंभिक मानव थे, खाद्य संग्रह करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था कि आग नाम का भी कोई चीज़ है, आग से भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने खोज की, आग का पता लगाया कि कैसे आग जलाते हैं, फिर आग का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो आज इसी आग की खोज के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आग की खोज कैसे हुई। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अभी हमने कुरनूल गुफा देखा था, आंध्र प्रदेश
के पास। ये रही कुरनूल गुफाएं, ये आंध्र प्रदेश राज्य में आती हैं। चलो देखते हैं कि इस कुरनूल गुफा के बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसी कुरनूल गुफा में राख के भी अवशेष मिले। अब राख के अवशेष तो वही है कि कुछ भी जली हुई चीज़ों से राख बनते थे, तो बनते थे या बनते हैं। कुछ भी हम चीज़ जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं तो वो राख में बदल जाती हैं। तो यहाँ से राख का प्रमाण मिला है, तो जिससे ये पता चला कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आग का प्रयोग जो है उस वक्त में जब उसकी खोज की गई होगी, तो उन्हें जब भी आग जला होगा फर्स्ट टाइम पे, तो रोशनी हुई होगी, तो उन्हें पता लगा कि आग से रोशनी हो सकती है। फिर मांस भूनते थे, वो जब अपना खाना बनाते थे, उसमें फल जो खाते थे उन्हें तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अगर मांस को उन्होंने भुना होगा, आग पे पकाया होगा, तो उन्हें ज़्यादा स्वादिष्ट लगा होगा कच्चे मांस से। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए उस वक्त के जानवरों को जो है आग से डर लगता होगा, अभी भी लगता है, तो आग जला देते थे। तो उनके वो जहाँ रहते थे उनके आवाज़ तक जो है वो जंगली जानवर, खतरनाक जानवर नहीं पहुँच पाते होंगे। आज हम आग का प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताइए, आज हम आग का प्रयोग क्यों करते हैं। आज भी सिमिलर है हमारे आग का प्रयोग। आज भी हम खाना बनाने के लिए आग का प्रयोग करते हैं, जैसे उस वक्त क्या करते थे। आज बहुत सारी चीज़ें हैं और जिससे हम आग का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेन तो यही है कि हम खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें दिया जलाने के लिए करते हैं प्रयोग। बहुत सारे प्रयोग हैं। आप भी बताइएगा कौन कौन से प्रयोग हैं आग के। अब है नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो हम अभी जिस काल के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा यानी कि पूरा शब्द से हो गया प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि ये पूरा और पाषाण, पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब अभी हमने देखा कि कैसे उस वक्त में पत्थर के औजार मिले हैं, तो उस वक्त के आरंभिक मानव होने का प्रमाण हमें ज़्यादातर इन पत्थर के औजारों से मिला है, इसलिए इसका नाम पूरा पाषाण काल रख दिया। पाषाण पत्थरों का युग था वो। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। तो कितना टाइम हो गया, 20 लाख साल पहले, आज से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को पूरा पाषाण काल माना गया। उस टाइम पे आरंभिक मानव पाए गए थे। इस काल को भी वो 3 भागों में बांटते हैं। अब इस पूरा पाषाण काल को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी है। इसी पूरा पाषाण काल के इन तीनों काल में, आरंभिक और मध्य और उत्तर पाषाण पूरा पाषाण काल में, मानव इतिहास के लगभग 99% कहानियाँ इसी दौरान घटी हैं। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब ऐसा भी हुआ था कि पर्यावरण भी बदले थे। ऐसा नहीं था कि अब आज के टाइम पे जो पर्यावरण हम देखते हैं कि अभी गर्मी भी है, ठंड भी है, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे पर्यावरण में बदलाव होना उस टाइम पे शुरू हुआ था। तो जिस टाइम पे पर्यावरण में बदलाव होने लगा उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और ये मध्य पाषाण काल का जो है वो पहले पूरा पाषाण का था 20 लाख साल पहले से 12,000, और मध्य पाषाण काल था 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। और मध्य पाषाण काल के औजार, पूरा पाषाण काल के औजार आपने जैसे ऊपर देखा था कि कितने बड़े बड़े होते थे, मोटे मोटे होते थे, लेकिन इस काल के औजार जो होते थे छोटे छोटे हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। तो जिस काल में हमें छोटे छोटे औजार मिलते हैं पत्थरों के, उसे माइक्रोलिथ, माइक्रो यानी कि छोटा, लिथ मतलब कि पत्थर, यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसियों और आड़ी जैसे औजार मिलते हैं। और माइक्रोलिथ एज मतलब माइक्रोलिथ काल में जो है, लघु पाषाण काल में हमें हड्डियों और लकड़ियों के ज़्यादातर औजार मिले हैं, जिसमें कि मुट्ठे लगे होते थे। अभी आपने हांसिया देखा होगा, जैसे
कि घास वास काटते हैं उस टाइप का कुछ, और आड़ी भी देखा होगा आपने। तो उस टाइप के औजार जो है उस टाइम में मिलते थे, लकड़ी के पीछे में लकड़ी भी पीछे लगाया जाता था उससे, और उनके मुट्ठे बनाए, उन मुट्ठे लगा करके हंसियाँ और आड़ी जैसे औजार तैयार करते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटे छोटे औजार है, कुछ पुराने बड़े औजारों का भी प्रयोग होता रहा होगा, तो उनका भी प्रयोग करते थे, लेकिन ये कुछ नए भी आज औजार उसमें शामिल हो गए। अगले युग की शुरुआत लगभग अब पूरा मध्य पाषाण युग के बाद अगला युग आता है 10,000 साल पहले से। तो 10,000 साल पहले से जो है उसके अगले युग की शुरुआत हुई, जिसे नव पाषाण कहते हैं। नव यानी कि नया, पाषाण पत्थर। नव पाषाण का क्या मतलब होता है? वही नया मतलब, नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, नया पत्थर का। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो है कुछ भी पुराने स्थानों के लिए कुछ नामों का प्रयोग करते हैं जो आज हम जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस टाइम पे उस जगह को क्या कहा जाता था, तो हम उन्हें जो प्रचलित नाम है उनके नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बदलती जलवायु। जलवायु कैसे बदली, अब इसके बारे में देखेंगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में, 12,000 साल पहले यानी कि वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले क्या था? पूरा पाषाण था, और फिर 12,000 से 10,000 साल पहले जो था वो मध्य पाषाण था। तो इसी काल के लगभग में जो है जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, पूरा जगह जो है, पूरा वातावरण जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता था, बहुत ठंड होती थी। लेकिन 12,000 साल पहले के बाद जो है गर्मी बढ़ने लगी। जैसा आज भी हम देख रहे हैं कि गर्मी में हर वर्ष इजाफा होते जा रहा है, हर वर्ष गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है हर साल के। पिछले साल जितनी गर्मी थी उसके अगले साल ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उस समय भी जलवायु में बदलाव हुए और गर्मी बढ़ने लग गई, बर्फ़ पिघलने लग गए, घास के मैदान उगने लग गए, अलग वातावरण बना। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, जब बर्फ़ पिघल गई तो घास उगने लगे। इससे जो है जितने भी जानवर जो कि घास खाते थे, जैसे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरियाँ, ये सभी उस जगह पर आकर्षित होने लगे, उस जगह पर आने लगे घास खाने के लिए। ये जानवर उस संख्या में बढ़े जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब जहाँ पे घास उगा तो वहाँ पे ये सारे जानवर भी बढ़े जो घास खाते थे। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, अब जो लोग इन बारहसिंघा, भेड़, बकरियों का शिकार करके उन्हें खाते थे, वो लोग भी इनके पीछे पीछे उन जगहों पर आने लग गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे और देखने लगे कि वो ये जानवर क्या क्या खाते हैं और फिर कब इनका प्रजनन का समय क्या होता है, कब होता है। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ करके अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। तभी उनके दिमाग में आया होगा कि हम क्यों ना इस जानवर को पकड़े, इन्हें पालें। ऐसा कुछ उनके दिमाग में आने लग गया होगा। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। उस वक्त में लोग मछलियाँ भी पकड़ने लगे थे, मछलियाँ भी खाने लग गए थे, तो मछली भी एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई थी उस वक्त में। नेक्स्ट हो जाता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब खेती और पशुपालन कैसे करने लगे, भोजन संग्रह कैसे करने लगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब उपमहाद्वीप यानी कि हमारा जो ये उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप हमारा पूरा भारत और इसके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जितने भी इसके बॉर्डर लगे सारे हिस्से हैं उनको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इन सभी उपमहाद्वीपों में जो है, पूरे उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में जो है गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी कि उन्हें उगाया नहीं गया था, अपने आप वो जलवायु परिवर्तन हुआ और अपने आप जो है गेहूं, जौ, धान जैसी, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कहाँ कहाँ पे गेहूं, जौ ये सभी सबसे पहले उगे थे, बताया था मैंने मैप पे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब जैसे ये गेहूं, जौ, धान उगने लगे तो महिलाओं, पुरुष, बच्चों ने इन अनाजों को बटोरना शुरू किया, उन्हें खाना शुरू किया। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। पहले उन्होंने गौर किया, पहले उन्होंने देखा होगा कि ये जो अनाज हैं ये
कब पकते हैं, कहाँ उगते हैं, इन सब को उन्होंने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने भी जो है खुद ही वो बीज संग्रह किया होगा, उन्हें उगाना शुरू किया होगा, और वो इस तरह से धीरे धीरे करते करते वो एक किसान बन गए, कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। उसी वक्त लोगों ने पालतू भी बनाना सोचा होगा कि हम क्यों ना इन जानवरों को पालतू बना लें, उन्हें रखें, जिससे प्रजनन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर बन जाएंगे, फिर उन्हें मारकर खाएंगे या फिर उनका जो भी उपयोग करेंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जिस आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो वो कुत्ता था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। उस वक्त में जो है ऐसा नहीं कि आज जो कुत्ता दिख रहा है वैसा होगा, उससे कुछ अलग टाइप का कुत्ता होगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। पहले तो कुत्ते को रखा, फिर धीरे धीरे बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को, जिस जानवरों से उन्हें फ़ायदा हो सकता है, उन्हें लाभ, उनके लिए लाभदायक सिद्ध होते थे, वैसे जानवरों को फिर वो अपने घरों के नज़दीक आकर्षित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। अभी भी भेड़ को आपने देखा कि झुंड में रहते हैं और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। कृषक कैसे बने हमने देखा, और इस तरह से यहाँ हमने देखा कि किस तरह से वो पशुपालक बन गए। धीरे धीरे जो है चारा रख करके अपने घर के पास जो है वो जानवरों को आकर्षित करने लग गए। किस जानवर को उन्होंने पालतू बनाया, कुत्ते को बनाया, और धीरे धीरे फिर भेड़, बकरी इन सब को रखने लगे जो झुंड में रहते थे, और क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो जानवर होते थे उनसे उन्हें बचाते थे और अपने पास उन्हें सुरक्षित रखते थे। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे वो कैसे पहले कृषक, मतलब धीरे धीरे कृषक बन गए, फिर पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया? अब आप बताइए, कुत्ते को क्यों पालतू बनाया, सोचिए। मुझे तो लगता है कुत्ते वफादार होते थे, उनको पता चल गया था, और उतने हानिकारक खतरनाक जानवर नहीं थे, इसलिए उसे पालना शुरू किया होगा कुत्ते को। उनकी भी रक्षा करते होंगे कुत्ते, जैसे आज करते हैं। अब बसने की प्रक्रिया क्या होती है ये देखेंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब हमने देखा था कि कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, कहीं बसते नहीं थे जब खाद्य संग्रह करते थे, आखेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे जब वो कृषि करने लग गए तो अनाज उगने लगा होगा, उन्हें एक जगह संग्रह करना पड़ता होगा, पशुपालन करने लगे, उन्हें एक ही जगह रह करके उन पशुओं की देखभाल करनी होती थी, तो पौधे उगाने लगे, जानवरों की देखभाल करने के लिए एक ही जगह रहने लगे। तो इसी प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया, यानी कि बस गए, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। अब जो भी वो पौधे उगाते थे या फिर जो भी अनाज उगाते थे, जिन भी पशु को पालते थे वो जंगली पौधों और जंगली जानवरों से भिन्न होते थे, उनसे खतरनाक कम होते थे वो। इसी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। तो जो जानवर और जो पौधे कम जंगली होते थे, जंगली जानवरों की अपेक्षा जो है उनमें वो कम जंगली होते थे, तो उन्हीं का वो चयन करते थे अपनी बसने की प्रक्रिया के दौरान, उन्हीं जानवरों और उन्हीं पौधों का। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिनके मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भारों को संभाल सके। तो ऐसे ही पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, तो ऐसे ही पौधों को चुनते थे कि जिनसे उन्हें बड़े बड़े दाने जो है वो प्राप्त हो सके, जो वो जब उनमें दाने लगे तो वो पौधे जो हैं उनका भार सह सके। आगे देखते हैं। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। अब ऐसे पौधों को जब उगाते थे तो एक बार अनाज मिल गया ऐसा नहीं है, फिर उन्हीं अनाजों को कुछ को वो बीजों के रूप में संभालते थे और फिर उसे उगाते थे। तो उन्हें सुरक्षित कर के भी वो रखते थे बीजों को। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अब जाहिर सी बात है, हिंसक पशु को वो शेर को पाल लेते तो वो तो शेर तो उन्हें खा जाता। ऐसे जानवरों को खाते थे जो हिंसक नहीं होते थे, जिन्हें वो अपने
अनुसार ढाल सकें। गाय को पालने लगे, कुत्ते को पालने लगे, भेड़ बकरियों को पालने लगे, और जिन्हें वो मार के खा भी सकते थे। तो ढेरों संख्या में जानवरों को भी रखने लगे। प्रजनन का उन्हें पता चला, उनके प्रजनन का कैसे क्या है सब पता करके फिर ढेरों जानवर पालने लग गए। तो इस तरह से जानवर भी उनके लिए एक भोजन संग्रह का ही काम करने लग गया। कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से भिन्न होते थे। मतलब कृषि के लिए जो भी अपनाए गए पौधे होते थे और जो भी जंगली जानवर होते थे वो जो है जंगली पौधों और जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। जंगली जानवरों के दांत बड़े बड़े लंबे लंबे होते थे और पालतू जानवरों के दांत छोटे छोटे होते थे और हानिकारक नहीं होते थे। और इन्हीं सब को देख करके वो उन्हें ही पालतू बनाते थे। अब जो उन्हें ही खा जाए उनको तो वो पालतू नहीं बनाएंगे ना। इन दांतों को देखो, अब यहाँ पे आपको ये दो दांत दिख रहे हैं। इसमें से जो है एक दांत जो है वो बड़ा है और एक दांत जो है वो छोटा दिख रहा है। तो ये बड़ा दांत हो सकता है किसी जंगली जानवर का होगा, ये छोटा दांत जो है किसी पालतू जानवर का होगा। तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत जो है वो छोटे हुआ करते थे। इसे यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो जाहिर सी बात है ये जो बड़ा है जंगली सुअर होगा, ये छोटा जो है ये वो पालतू सुअर का होगा। बसने की प्रक्रिया पूरे दुनिया में धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे लोग डेवलप होने लगे, उनके जीवन में विकास होने लग गया। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ, यानी कि वही मध्य पाषाण काल से जब के वक्त से जो है ये बसने की प्रक्रिया शुरू होने लगी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। अगर उस वक्त के मानव ने ये खोज नहीं किया होगा, कृषि का किस तरह से भोजन उगाते हैं, किस तरह से अनाज उगाते हैं, उन्होंने नहीं सोचा होगा, नहीं शुरू किया, तो हमको आज यहाँ तक हम आज कहाँ से पहुँच पाते। सब उनकी ही देन है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्तों के बाद भेड़ बकरी आते हैं। जैसा कि ये तो हमें पिछले भी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन फसल जो हमने उगाई थी वो गेहूं और जौ थी, और सबसे प्राचीन पशु जो हमने पाला था वो था कुत्ता। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।